मेरे भैया भाभी को 5 साल से बच्चा नहीं हुआ था। मेरे तलाक के बाद मैं अपने घर पर थी। अचानक भैया की नजर मुझ पर कुछ इस तरह पड़ी कि उन्होंने मुझे भाभी समझकर हर रात मेरे साथ। मैं रागिनी एक डिवोर्सी थी। मेरा शादी का साल भर भी नहीं चला। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी कमजोरी का फायदा भैया इस तरह उठाएगा। अब मैं अपने मायके में रह रही थी और वहां एक एक दिन मेरे लिए भारी हो रहा था, क्योंकि मम्मी पापा और भैया का मुझे टोका टोकी करना बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें लगता था कि मैं घर पर बेकार पड़ी हूँ और मेरे कारण भैया की शादी नहीं होगी। वे मुझे हमेशा कहते थे कि कहीं और निकल जा। बाद में मैंने उनकी बातें सुनने की मजबूरी समझी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी, जो कि 1 साल भी नहीं टिक पाई। एक दिन मुझे मेरे कजिन समीर का फोन आया। उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसे पता था कि उसके मामा मामी कितने सख्त हैं। मैंने अपनी शादी को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरा पति बहुत कमजोर था और उसके घर वालों ने उसे मेरे बारे में भड़काया, जिसके चलते उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई थी और 29 साल में मेरा तलाक हुआ था। फिर भी मैं ये सारी बातें बार बार याद नहीं करना चाहती थी। समीर ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया और मैंने तुरंत उसके घर जाने का फैसला किया। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे घर पर रहना नहीं है। मैंने सोचा कि शायद कुछ दिन रहने से मेरा मूड बदल जाएगा। समीर की शादी हो चुकी थी और पिछले 5 सालों से वह और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। जिस लड़के के साथ मैं बचपन में खेला करती थी, अब उसी के साथ मैं एक रात बिताने वाली थी। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। समीर और उसकी पत्नी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। घर में जो तिरस्कार और घृणा मुझे मेरे अपने लोग देते थे, वह मुझे यहाँ बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। भाभी मेरी बहुत केयर कर रही थी। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, वह सब ध्यान रख रही थी। उस खुशहाल माहौल में रहकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। देखते देखते 4 दिन हो गए थे, लेकिन मैंने देखा कि उस दंपति में कभी मतभेद नहीं हुआ। अब मुझे लगा कि उनके घर में मेरी मौजूदगी से किसी प्रकार का तनाव न पैदा हो, इसलिए मैंने समीर से कहा कि मुझे घर लौटना चाहिए। समीर ने कहा, अब तुम्हें घर जाने की क्या जल्दी है? हमारी शादी को तो अब 5 साल हो चुके हैं। उसने मुझे कुछ और दिन अपने घर में रहने के लिए कहा, लेकिन उस दिन रात को मैं अचानक एक आवाज सुनने लगी। मेरे कमरे के बगल में समीर का कमरा था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, मुझे भैया के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे पता था कि ये आवाज भाभी की हो सकती है, क्योंकि एक समय मेरी भी शादी हुई थी। वे आवाजें सुनकर मुझे अचानक अपने पति की याद आ गई और मेरे मन में नकारात्मक भावनाएं आने लगी। तभी मैं अपने कमरे में गई और कानों में रुई डालकर सो गई, ताकि मुझे वो आवाजें सुनाई न दें और मेरे सामने वो दृश्य न आए। दूसरे दिन भैया के घर भाभी की मामी आई। यह सुनकर वह बोली, रोशनी, तुम हमें कभी दादी कब बनाओगी? तुम्हारी गुड न्यूज कब हमारे कानों पर पड़ेगी? उनकी मामी के सवाल सुनकर भाभी का चेहरा उतर गया। तब भैया ने कहा, हमारे पास फैमिली प्लानिंग है। अभी हमने इन बातों पर विचार नहीं किया था। भाभी की मामी वहां से चली गई और भाभी बहुत उदास होकर अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ में नहीं आया कि भाभी को अपनी मामी के सवालों का इतना बुरा क्यों लगा। मैं उसे नाराज देखकर उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई तो देखा कि वह रो रही थी। भाभी को रोता देख मैं बोली, भाभी, क्या तुम अपनी मामी के सवालों पर रो रही हो? अरे, ऐसा क्यों रो रही हो? समीर ने तो उन्हें बताया है कि तुम्हारा फैमिली प्लानिंग चल रहा है, तो इसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है। मैंने समझाया कि अब तुम शहर में रह रही हो तो तुम्हारे विचार भी शहर जैसी ही होंगे। शहर में रहने वाले लोग हर चीज को सोच समझ कर करते हैं और आजकल बच्चों को जन्म देना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। मेरे बोलते बोलते अचानक भाभी ने मेरे कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे यकीन दिलाते हुए पूछा, भाभी, तुम्हारे रोने का कारण मुझे अलग ही लगता है। जो भी हो, तुम मुझसे ठीक से बताओ। तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर सब कुछ बताइए। भाभी ने कहा, रागिनी, अब जब तुमने दोस्ती से सवाल किया है तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी, लेकिन इसे सुनकर तुम मुझे ननंद की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह समझोगी, ये वादा करो। मैंने उसे वादा किया कि ठीक है, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह समझूंगी। फिर भाभी ने कहा,
हमारा कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। असल में मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। मेरे अंदर ऐसी कोई कमी है कि मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ। मैंने उसे समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भगवान की इच्छा है तो सब कुछ ठीक होगा। मैंने सुझाव दिया कि अगर तुम्हें माँ बाप बनने की खुशी चाहिए तो तुम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले सकती हो। इससे तुम्हें भी पेरेंट बनने का सुख मिलेगा और बच्चे को भी एक अच्छा जीवन। भाभी ने जवाब दिया, अगर हमें गोद लेना होता तो हम कब का ले लेते, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपना खुद का बच्चा चाहिए। इस कमी के बारे में अगर समाज में पता चला तो मेरी बहुत बदनामी होगी और यही हमें नहीं चाहिए। भाभी का जवाब सुनकर मैंने उसे कहा, तुम अपने प्रयास मत छोड़ो, एक दिन तुम माँ बनोगी। उस शाम भैया भाभी ने मुझे अपने साथ एक पार्टी में चलने का आग्रह किया जो भैया के ऑफिस के एक दोस्त की थी। मैं साथ जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन भाभी ने कहा, अगर तुम नहीं गई तो तुम अकेली घर पर क्या करोगी? भाभी के आग्रह पर मैंने तैयार होकर उनके साथ जाने का फैसला किया। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो भाभी ने कहा, समीर, रागिनी बहुत खूबसूरत लग रही है। कुछ ही समय में हम पार्टी में पहुंच गए। वहां भैया के जानने वाले हर कोई भाभी से वही सवाल पूछ रहे थे, अब गुड न्यूज कब दे रहे हो? हर एक सवाल पर भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। जब मैं पार्टी से वापस आई तो अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। फिर पानी पीने किचन में गई तो भैया और भाभी की कमरे से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, बच्चा होने की इस ट्रीटमेंट से मैं बहुत थक गई हूँ और तुम लोगों के सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। भाभी फिर से रोने लगी। मैंने पहले ही दोपहर में उसे समझाया था तो मैं नहीं चाहती थी कि पुनः उस पर चर्चा करूं। इसलिए मैं वहां से चलकर किचन में गई और पानी लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं किताब पढ़ते हुए बैठी थी, तभी भाभी मेरे कमरे में आई। उसने मुझे थोड़ी अलग नजरों से देखा। मैंने कहा, भाभी, तुम्हें कुछ बोलना है तो यहाँ आकर बैठो। मैं अभी 1 घंटे तक सोने नहीं जा रही हूँ। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। वह मेरे पास आकर बैठ गई। हमें घर आए 1 घंटा ही हुआ था, लेकिन भाभी ने अभी तक कपड़े नहीं बदले थे। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तू मुझे इतनी प्रेम से भाभी कहती है और आज दोपहर को तो तूने मेरे साथ एक नया दोस्ती का रिश्ता भी जोड़ा है। उस दोस्ती के लिए तू मेरे लिए एक चीज करेगी क्या? मैंने सोचा कि भाभी मुझसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहेगी या अपनी कुछ बातें मेरे साथ शेयर करेगी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। फिर उसने कहा, अभी सोचकर हाँ कह देना, मुझे वादा कर कि तू मुझे ना नहीं कहेगी। मैं सोचने लगी कि वह मुझसे क्या मांगने वाली है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह मुझसे बच्चे के बारे में बात करने वाली है। मैंने उसे वादा किया कि मैं जो भी कहना चाहती हो उसे मानूंगी। फिर भाभी बोली, रागिनी, मुझे माँ बनना है। भाभी की इस बात पर मैं हंस दी और कहा, हाँ, तुम एक ना एक दिन जरूर माँ बनोगी। मुझे पहले से पता था कि वह इस विषय पर मुझसे चर्चा करने वाली है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ और बोलने वाली थी, भाभी ने कहा, रागिनी, पहले मेरी बात सुनो। मुझे माँ बनना है, लेकिन तुम्हारे जरिए। मैंने उसे हैरानी से देखा और सवाल किया, कैसे? वह बोली, अब जब तुमने मुझसे वादा किया है तो तुम मुझे ना नहीं कह सकती। रागिनी, पिछले 5 साल से मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ। हमने अस्पताल में लाखों रुपए खर्च किए हैं, न जाने कितनी बार इंजेक्शन और दवाइयां ली हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे इच्छा है कि तुम समीर और मेरे बच्चे को अपने गर्भ में पालो। इस पर मैंने उसे कहा, भाभी, ये कैसे हो सकता है? वह बोली, इसका मतलब यह है कि तुम्हें कुछ रातें समीर के साथ बितानी होगी। उसकी इस बात को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बच्चे के साथ मैंने बचपन में खेला, जिसे मैंने हमेशा भैया कहा, उसकी पत्नी आज मुझसे रातें बिताने के लिए कह रही थी। मैंने भाभी से कहा, तू तो ठीक है, लेकिन क्या तू ये सब कर सकती है? उसने कहा, हाँ, मैं ये सब सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। तुम्हें ये काम फ्री में नहीं करना है। इसके लिए समीर और मैं तुम्हें 20 लाख रुपए और एक घर भी देंगे। भाभी ने 20 लाख रुपए और घर की बात कही, जिससे मैं विचार करने पर मजबूर हो गई। मैंने हमेशा से अपने लिए एक पार्लर खोलने का सोचा था, ताकि मैं खुद पैसे कमा सकूं और अच्छे से जी सकूं, क्योंकि मैं अपने माता पिता पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती थी। मैंने अपने माता पिता से 5,000 रुपए लेकर एक छोटा पार्लर का कोर्स किया था,
लेकिन बड़ा पार्लर खोलने के लिए प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी था। उस 20 लाख में मैं एक महंगा प्रोफेशनल कोर्स कर सकती थी और अपना बड़ा पार्लर शुरू कर सकती थी, जिससे मेरी अच्छी कमाई शुरू हो सकती थी। मैंने भाभी को मना नहीं कर पाई और उसकी पेशकश को मान लिया। मैंने भाभी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा बच्चा जन्म देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या भैया को भी इस बारे में सब कुछ पता है? इस पर भाभी ने कहा, इसके लिए तुम्हारा भैया भी तैयार है, और हाँ, आज के बाद तू उसे भैया मत कह, उसे समीर बोल। इससे तुझे आगे की बातें करने में आसानी होगी। मैंने अजीब तरीके से सिर हिलाया। भाभी मुझे भैया के कमरे में ले गई। जब भाभी ने भैया को देखा तो वह जाग कर बैठ गए। भाभी ने भैया की तरफ देखा और हामी में सिर हिलाया। भैया ने मुझसे कहा, रागिनी, क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने कहा, हाँ भैया। उन्होंने कहा, अब भैया नहीं, सिर्फ और सिर्फ समीर। यह सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाभी और भैया को अपने बच्चे की जरूरत थी। भाभी मां बनने के लिए बहुत बड़े त्याग करने को तैयार थी। मैं सोचने लगी, मेरी उम्र 29 साल हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि मैं आगे शादी करूंगी या नहीं। अगर कोई मुझे मांगने आया तो मैं उस पर नहीं कैसे कह सकती थी। समीर मेरे बड़े भाई के समान था, लेकिन हमारे बीच बचपन से सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था। मैंने यह सब भूलने का तय किया। मुझे अपने काम के पैसे और अपना हक का घर मिल रहा था, जिससे मुझे भविष्य में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मन में ठान लिया था कि मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि कुछ महीनों में मेरे मायके वालों ने भी मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी भाभी ने आवाज दी। उसने कहा, अभी हम पार्टी से आए हैं, आज तुम भी थकी होगी, आराम कर लो। जो कुछ भी तय किया है उसकी शुरुआत कल से होगी। मैंने उसको हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। जैसे जैसे रात आई, मैं खाना खाकर अपने कमरे में गई। थोड़ी देर बाद भाभी भी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक बोल्ड नाइट ड्रेस थी। भाभी ने कहा, यह नाइट ड्रेस बहुत बोल्ड है, लेकिन इससे वह तुम्हारे करीब आने में हिचकेगा नहीं। मुझे पता है कि वह तुम्हें देखकर कितना शर्माएगा, इसलिए मैंने तुम्हें यह कपड़े दिए हैं। मैंने भाभी की बात सुनी और तय किया कि मैं उसे पहन लूंगी। भाभी ने मुझे याद दिलाया, यह सिर्फ हमारी डील है, इसे भूलना मत। डील के अलावा कोई और विचार मत लाना। उस वक्त मैं अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए समीर के करीब जाने वाली थी। मैंने भाभी के साथ उसके कमरे में कदम रखा। समीर उस कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वह बाथरूम में था। भाभी ने उसे आवाज दी, रागिनी कमरे में आ गई है। उसने कहा, मैं भी थोड़ी देर में बाहर आ रहा हूँ, लेकिन पहले कमरे की लाइट बंद कर दो। भाभी ने उसकी बात समझी और कमरे से बाहर चली गई। मैंने कमरे में अंधेरा कर लिया और बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद समीर बाथरूम से बाहर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। उस समय मैंने एक भी शब्द नहीं बोला, न उसने कुछ कहा। फिर उसने अचानक मेरा गला पकड़ लिया और अजीब बातें शुरू होने लगी। मुझे यह सब बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन एक बात मेरे मन में आई कि यह सिर्फ एक डील है। अगर मुझे अपने भविष्य को सुखद बनाना है तो मुझे इस सब को करना पड़ा। इस दौरान मैं एक जोड़े को माँ बाप बनने का सुख भी दे रही थी। इस तरह रात बिताने के बाद जब तक मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस नहीं हुए, मैंने रोज ही समीर के साथ रात बिताई। मैंने खुद से कमरे में अंधेरा कर लिया था और मुझे लगता था कि समीर भी ऐसा ही चाहता था। धीरे धीरे मुझे 3 हफ्तों के बाद लक्षण महसूस होने लगे थे। मुझे चक्कर आने लगे थे। समीर का एक दोस्त डॉक्टर था और उसने मुझे चेकअप के लिए उसके अस्पताल में बुलाया। डॉक्टर ने जब कहा कि मैं गर्भवती हूँ, तो समीर की भाभी के चेहरे पर खुशी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने भी उनकी खुशी में भाग लिया। अब भाभी और समीर मेरा पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। समीर ने सब रिश्तेदारों को बताया कि भाभी गर्भवती हैं। अब उनके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ जल्द ही उतरने वाला था। हालांकि वे फैमिली प्लानिंग का बहाना बना रहे थे, पर गांव में लोगों ने भाभी के मां की बात करना शुरू कर दिया था। जल्द ही मैं भाभी को उनका बच्चा देकर उनकी इस समस्या से मुक्ति दिलाने वाली थी। शहर में उनके घर पर ज्यादा रिश्तेदार नहीं आते थे। जो भी आने की सोचता वह अक्सर फोन पर ही टाल दिया जाता था। अब तो समीर ऑफिस जाने से पहले घर का दरवाजा भी बाहर से लॉक करने लगा था, ताकि कोई घर आ जाए
तो वो दरवाजा बंद देखकर वापस लौट जाए। इससे मैं किसी के सामने नहीं आती थी और भाभी भी नजर नहीं आती, जिससे उन्हें किसी के सवालों का सामना नहीं करना पड़ता था। कभी कभी भाभी कुछ खरीदारी के लिए बाहर जाती थी और एक तौलिया जिसे वह लगाकर बाहर जाती थी ताकि उसे गर्भवती दिख सके। भाभी ने इस सब के लिए पहले से ही योजना बना रखी थी। मैंने अपने माता पिता को बताया था कि मैं शहर में नौकरी कर रही हूँ और उनके घर वापस नहीं आऊंगी, जो उन्होंने मान लिया था। पहले 3 महीनों में डॉक्टरों ने बहुत ध्यान रखने को कहा था और धीरे धीरे चौथा महीना गुजर गया। अब मेरे पेट पर गर्भावस्था का असर साफ दिखने लगा था। गर्भवती होने के बाद से समीर और भाभी ने मुझे अपने कमरे में रहने दिया था, क्योंकि उनके कमरे में एसी था। वे मुझे सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे थे। अचानक रात को मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई बार बार मेरे पास आ रहा है। एक रात मैंने देखा कि समीर मेरे पेट के पास बैठा हुआ था और अपने हाथों से मेरे पेट को सहला रहा था। वह एक पिता की तरह अपने बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक यह सब चलता रहा। गर्भावस्था के कारण मुझे रात में सोने में भी दिक्कत होती थी। कभी कभी रात में कमरे की रोशनी अचानक बंद हो जाती और तभी मुझे लगता था कि कोई मेरे पास आ रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि समीर था, क्योंकि उस घर में एक ही आदमी था। वह मेरी पेट पर हाथ फिराते हुए अचानक बहुत करीब आ जाता और न चाहते हुए भी कुछ नाजायज हरकतें करने की कोशिश करता। एक बार उसने मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसे मैं नहीं चाहती थी। मैंने भाभी को इसके बारे में बताया तो उसने मुझसे कहा, तू कुछ भी बकवास मत कर। समीर हर रात मेरे बगल में सोता है। उसे तुम्हारे बच्चे की ज्यादा चिंता है। अगर उसने तुमसे कुछ किया होता तो तू इतनी बकबक नहीं करती। भाभी को मेरा कहना झूठा लगा, लेकिन अब रोज ही समीर मेरे पास आ रहा था। भाभी ने मुझे समझाया था कि यह सिर्फ हमारी डील है, लेकिन उसने अपने पति को यह समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि समीर मुझसे प्यार में नहीं था, या शायद अगर वह मुझसे प्यार करता था तो मैं उसके प्यार में नहीं थी। एक रात जब वह मेरे कमरे में आया तो कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। वह मेरे पास आया और मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैंने बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने अपने भारी पेट का ख्याल नहीं रखा था और उस पर समीर ने अपनी अनचाही हरकतें शुरू कर दी थी। मेरे मन में असंख्य विचार आ रहे थे। मैं बार बार उससे पूछ रही थी, तू ये क्या कर रहा है? लेकिन वह चुपचाप सारा काम करता रहा। मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए उसने अनचाही चीजें करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे बहुत परेशानी होने लगी। दूसरे दिन सुबह जब भाभी मेरे कमरे में आई तो सुबह के 10 बज चुके थे और मुझे बिस्तर से उठने में भी दिक्कत हो रही थी। भाभी ने मेरी हालत देखी और मुझे बिस्तर से उठने में मदद की। उस वक्त मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जैसे ही मैं बिस्तर से उठी, मैंने देखा कि मेरा बिस्तर खराब हालत में है। भाभी इसे देखकर बहुत घबरा गई और तुरंत मुझे उसी अस्पताल में ले गई जहां मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। डॉक्टरों ने मेरा चेकअप किया और वही बातें भाभी को बताईं जो मैंने उसे पहले बताई थी। डॉक्टरों ने अच्छी तरह से दवाई दी, जिससे मेरी कुछ समस्याएं ठीक हो गईं, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना माँ और बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और गलती से भी उनके लिए ऐसे अनचाहे काम नहीं करने चाहिए। डॉक्टरों ने भाभी के सामने यह बात स्पष्टता से कह दी। जब हम घर आए तो भाभी बहुत शांत थी। तब मैंने ही बात शुरू की। मैंने कहा, भाभी, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था कि रात को समीर मेरे कमरे में आता है और वो सिर्फ पेट पर हाथ नहीं फेरता, बल्कि वो और भी चीजें करने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज जो कुछ डॉक्टरों ने कहा उससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। भाभी ने मुझसे माफी मांगी और बोली, रागिनी, मुझे माफ कर। मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि पुरुष कभी नहीं बदल सकते। मुझे तुम पर और समीर पर पूरा भरोसा था। वह इतना कुछ कर सकता है, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। भाभी ने कहा कि सुबह जल्दी वह ऑफिस के लिए निकल गया था, इसलिए इस बात का पता नहीं चला, लेकिन अब वो इससे लेकर मेरे सामने आना चाहता था। भाभी ने मुझे आश्वासन दिया कि इस गर्भावस्था में जो कुछ भी हो रहा है वो उसे समझ चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि समीर ऐसा करेगा। अब रात को जब मैंने उसे अपने पेट पर हाथ फेरते देखा तो वह फिर से वही हरकतें करने लगा।
मैं चीत्कार करने लगी। आज तो उसने हद ही कर दी थी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज बंद करने की कोशिश की। तभी कमरे की लाइट जल गई। जैसे ही लाइट आई, वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर मुझसे दूर हुआ। मैंने खुद को संभालते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश की और जब मैंने सामने देखा तो मेरी और भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो समीर नहीं बल्कि समीर का दोस्त संजय था। कुछ महीने पहले समीर हमें अपनी दोस्त के घर पार्टी पर ले गया था और वही दोस्त अब मेरे कमरे में था। भाभी ने उसकी 2 कानों के नीचे लगाया और कहा, तू यहाँ कैसे आया और कब से आया है? मैं बिना जाने इस नालायक को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। समीर अपने दोस्त से कुछ नहीं कह रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन भाभी की आवाज इतनी ऊंची थी कि समीर एक कोने में खड़ा हो गया। भाभी ने संजय से सवाल किया और उसने कहना शुरू किया, इस कमरे में मुझे सबसे पहले रास्ता दिखाने वाला समीर ही था। वह मुझे इस कमरे में लाया था। यह सब कुछ मेरे और रागिनी के बीच पहली बार होने वाला था। जब से रागिनी को गर्भवती बनाने की बात शुरू हुई थी, तब से उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। समीर ने मुझे उसकी समस्याओं के बारे में बताया था और कहा कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। यह सच कभी सामने नहीं आना चाहिए, इसके लिए उसने मेरी मदद ली। उसने मुझसे कहा था कि उसकी जगह रागिनी के साथ मुझे रात बितानी चाहिए। तभी से रातें रागिनी के साथ बिताने वाला मैं ही होता था, न कि समीर। संजय की बातें सुनकर भाभी थर-थर कांपने लगी। गलती भाभी की नहीं बल्कि समीर की थी, जिसने यह सब शादी के बाद छुपा रखा था। उस दिन उसने अपनी सारी झूठी बातें कबूल की और भाभी से माफी मांगी। उसने अपना सच छुपाने के लिए अपने डॉक्टर दोस्त के पास भाभी की ट्रीटमेंट करवाई थी। समीर ने अपने दोस्तों से कहा था कि डॉक्टर ने भाभी को झूठ बताया कि वह कभी मां नहीं बन सकती। अगर यह सच समाज में फैल जाता तो उसकी बहुत बदनामी होती। यही सोचकर उसने ऐसा सब कुछ किया। भाभी ने उसे माफ नहीं किया था। जब तक मेरा बच्चा हुआ, वह पहले से ही समीर के साथ एक ही घर में रह रही थी। बच्चे के जन्म के बाद उसे वादा किए गए पैसे और घर दे दिए गए। इसके बाद भाभी उस बच्चे के साथ अपने मायके चली गई। भाभी ने समीर को उसके पास से दूर जाकर एक अच्छी सजा दी थी और संजय को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। पति पत्नी के रिश्ते में झूठ को कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यह रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। इसमें अगर एक बार भी झूठ आ जाए तो रिश्ते में दूरियां आने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।